This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवार। नमस्कार, मैं हूं रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया में कौन सी खबरें मचा रही हैं हलचल, कौन सा फैक्टर कहां कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा और आपकी कानूनी अड़चनों का हल, निवेश संबंधी सलाह और बहुत कुछ प्रॉपर्टी इंडिया में हमारे साथ। इसके साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाना ना भूलें, ndtv.com/property। कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय चाहते हैं तो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना काफी आसान है। शहर, बजट और साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मेंटेनेंस के मुद्दे पर क्यों ठनी है बिल्डरों और आरडब्ल्यूएस के बीच। आरडब्ल्यूएस की शिकायत कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक कई बार नहीं मिलता, कैसे रुक सकता है ये टकराव। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। मुंबई में कितने वादे सरकार ने पूरे किए हैं और क्या है आगे के मंसूबे, बताएंगे महाराष्ट्र के आवास राज्य मंत्री सचिन अहिर। करोड़ों का फ्लैट खरीदकर एक ऐसी बिल्डिंग में रहना किसे पसंद आएगा जो जर्जर हो या जिसकी साफ सफाई ठीक से ना हुई हो। बिल्डर फ्लैट बेचने के बाद अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव अपने ही पास रखते हैं, लेकिन बात जब सुविधाएं देने की आती है तो कई बिल्डर इसमें कोताही बरतते हैं। ऐसे में अब कुछ आरडब्ल्यूएस ने कानून की मदद से बिल्डिंग की मेंटेनेंस को अपने हाथों में लेने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और कुछ इसमें सफल भी हो रही हैं। मॉल्स और एमएनसीज के शहर गुड़गांव में अपना एक कॉन्डोमिनियम खरीदना सपने जैसा है। इसीलिए शान और शौकत वाले इन कॉन्डोमिनियम्स की हर तरह से महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर गुड़गांव में यूनिटेक के प्रोजेक्ट फ्रेस्को को ही लीजिए। आरडब्ल्यूए का दावा है कि सालों से यहाँ के रखरखाव का बुरा हाल है। बिजली के पैसे फालतू लेते हैं, बिजली खरीदते हैं 4 रुपए 20 पैसे, हमको बेचते हैं 6 रुपए 70 पैसे, और ऊपर से नीचे तक सारी सीपेज है। कोई एक फ्लैट नहीं है, एक भी फ्लैट पूरे कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे सीपेज ना हो। गैस की लीकेज है, किसी दिन भी वहाँ पे एक हादसा हो सकता है। बिल्डर के रवैये से परेशान यहाँ के निवासियों ने अदालत में गुहार लगाई है कि उन्हें कॉम्प्लेक्स के रखरखाव और सेवाएं का जिम्मा दिया जाए। वैसे ये अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। वर्ल्सपा के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ मुनासिब सुविधाएं न देने के लिए उसे 2012 में हटा दिया। आरडब्ल्यूए ने एक पेशेवर एजेंसी को रखा और पिछले 2 साल में कॉम्प्लेक्स की सूरत ही बदल दी। हरियाणा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट पढ़िए, इससे आप अपने अधिकार जानेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो आरटीआई के जरिए सूचना लें कि जमीन मालिक के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं। इसी शहर के पारसनाथ एक्सोटिका के निवासी भी मेंटेनेंस खुद कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर के पास पड़ी ब्याज मुक्त मेंटेनेंस सिक्योरिटी अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। मेंटेनेंस तो हमने टेक ओवर कर ली है, बट अभी हमें बिल्डर ने जो हमसे 50 रुपये स्क्वायर फुट सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था, जिसका टोटल अमाउंट अभी तक 9 करोड़ के आसपास बनता है, वो पैसा हमें अभी लेना है। तो वो पैसा अगर हम किसी भी बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कराएं तो हमें 1 करोड़ रुपए सालाना उसमें इनकम आती है, जिससे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है कॉम्प्लेक्स की, वो उससे हम उस पैसे से उतना पैसा कम हो जाता है और लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है।
निवासियों का आरोप है कि मेंटेनेंस के जरिए बिल्डर खूब पैसा कमाते हैं और अक्सर उनके अपने ही लोगों की एजेंसियों को रखरखाव का ठेका मिलता है। कानून इस बारे में एकदम साफ है कि कब्जे के 90 दिनों के अंदर बिल्डर को डीड ऑफ डिक्लेरेशन फाइल करके कॉम्प्लेक्स छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी अर्जी नहीं देते। जिस दिन लोग अपनी डीड ऑफ अपार्टमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए भी प्रेस करने लगे बिल्डर पे, द बिल्डर्स विल बी अंडर अ प्रेशर कि उनको ओसी लेना पड़ेगा, डीड ऑफ डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज ओसी और डीड ऑफ डिक्लेरेशन के बिना डीड ऑफ अपार्टमेंट हो नहीं पाएगी। और ये सब कराने के लिए लोगों के कॉम्प्लेक्सेस की हालत सुधरेगी। No OC is there, they will not get an insurance facility. Maybe sometimes if the buildings will collapse, that will be another Campa Cola compound, we can say. गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर ने हाल ही में एक RWA ग्रीवेंस सेल बनाया जहां सभी RWAs की परेशानियों का हल ढूंढा जाएगा। लेकिन पहली मीटिंग के सिर्फ 48 घंटे पहले सीनियर टाउन प्लानर और डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का तबादला कर दिया गया, तो राज्य सरकार की ये मुहिम भी नाकामयाब रही। गुड़गांव में आमतौर से RWA संशोधित हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्री करवाते हैं, लेकिन कानून के जानकारों के हिसाब से हरियाणा अपार्टमेंट एक्ट उनके हितों की ज्यादा हिफाजत करता है। सोसाइटीज एक्ट में जाने के बाद वहाँ पे उन्हें 1 फ्लैट 1 वोट राइट मिलता है, जबकि अपार्टमेंट एक्ट परसेंटेज वोटिंग की बात करता है। आपकी वो परसेंटेज सिर्फ आपकी वोटिंग के लिए नहीं है, वो परसेंटेज इज इक्वलेंट कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एरिया एंड फैसिलिटी मिलता है आपके कॉम्प्लेक्स में। अपने बिल्डर की सेवाओं से पीछा छुड़ाना आसान काम नहीं है। इसके लिए पक्के इरादों वाले और कुशल RWA की जरूरत है जो सही कानूनी सलाह से काम करे। गुड़गांव से कैमरा पर्सन उमेश के साथ वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, NDTV। तो इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूजा अगनपाल जो कि एडवोकेट हैं और साथ में निखिल जैन हैं जो कि CEO रामप्रस्थ ग्रुप के हैं। तो शुरुआत आपसे करते हैं निखिल। आखिर बिल्डर्स क्यों मेंटेनेंस को अपने पास रखना चाहते हैं? मकान आपने बेच दिए, सब कुछ कर दिया, तो अब छोड़िए, अब लोगों को खुद ख्याल रखने दीजिए। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जिससे बिल्डर्स मेंटेनेंस अपने पास रखते हैं इज दैट इज़ ऑल्सो अ शोकेस प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर। अगर एक प्रोजेक्ट जो डिलीवर करा है उसको ढंग से मेंटेन नहीं किया गया, बिल्डिंग देखने में अच्छी नहीं लगती है, रहने वाले रेजिडेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, सो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पब्लिसिटी। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई डेवलपर्स वांट टू कीप द मेंटेनेंस टू देमसेल्व्स so that they can showcase that as a future past project, delivered project for their potential customers. जी, लेकिन कोई समय सीमा तो होगी। कानून क्या कहता है पूजा इस बारे में? क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है या फिर इस बारे में कोई केंद्रीय कानून भी है जो सब बिल्डरों पर लागू होता है? जी, बिल्डर्स पर कानून लागू अपार्टमेंट एक्ट होता है जो मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस में लगता है, और अब हर एक राज्य का अपना अपना अपार्टमेंट एक्ट है। एंड कानून इस बारे में कहता है कि मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी RWAs की है। बिल्डर का काम ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेकर डीड ऑफ डिक्लेरेशन फाइल करना है एंड उनको उसके बाद कॉम्प्लेक्स छोड़कर जाना होगा RWA को हैंड ओवर करके, बट वो नहीं जाते हैं। जी, लेकिन पूजा, आपको लगता है कि जो मेंटेनेंस जैसे मुद्दे हैं वो आप अगर एक RWA के हाथ में देते हैं वो हैंडल कर लेती हैं इस मुद्दे को? मैम, कई तरह के मेंटेनेंस एजेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं। बिल्डर्स ने भी अपनी इसी तरह की मेंटेनेंस एजेंसीज को ही हायर किया हुआ है। एंड RWAs जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स टेक ओवर किए हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जो बहुत अच्छी तरह से अपने कॉम्प्लेक्सेस को चला रहे हैं। एंड आखिर में जायदाद तो उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने मिलकर वो प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। जी, दूसरी तरफ निखिल, अगर आपसे जानना चाहें, आप कह रहे हैं कि एक शोकेस दिखाकर लोगों को इम्प्रेस करने के मकसद से बिल्डर्स मेंटेनेंस अपने पास रखते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले देखने में आए हैं, हम किसी बिल्डर का नाम नहीं लेंगे, जहां पर प्रीमाइसेस में बिल्डर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ चला रहे होते हैं या उसका गलत इस्तेमाल जिसका उन्हें इजाज़त या मंजूरी नहीं होती वो भी कर रहे होते हैं। तो क्या ये भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है? I won't like to comment on what such particular developers are doing, and personally I believe कि running all these commercial activities or running anything which is not allowed by the law should not be done at all. निखिल, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे
कि अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि बिल्डर ने मेंटेनेंस को अगर नहीं दिया है तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं रह जाता है, वो किसी थर्ड पार्टी को दे देता है। उसके बाद उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि घर कैसा लग रहा है या मकान कैसे हैं, या आप कह रहे हैं फसाड को रखना, मेंटेन रखना उसके इंटरेस्ट में है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं और बिल्डर के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कितनी आगे तक बढ़ जाती है इसकी वजह से? देखिए, एक होता है विश लिस्ट और एक होता है प्रैक्टिकलिटी। अब डेवलपर अगर रखना चाहता है और RWA रखना खुद लेना चाहती है तो एक कॉल लेनी पड़ेगी उस टाइम पे हर डेवलपर को, केस टू केस। बट अगर आप देखें, काफ़ी बड़े डेवलपर्स आज भी अपनी मेंटेनेंस खुद करते हैं और वो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। अब जो आप केसेस बता रहे हैं जहाँ पे ढंग से मेंटेन नहीं हो रहा, वो हो सकता है वहाँ पे केसेस हों जहाँ पे मेंटेनेंस बहुत कम चार्ज कर रहे हो या ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपर्स मेंटेनेंस खुद कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ठीक करते हैं अपनी तरफ से। आप एक छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी से या कोई एक ऐसा डेवलपर जिसका सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है उससे मत कंपेयर कीजिए। दैट्स माई रिक्वेस्ट। जिसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते रहते हैं, वो कभी भी मेंटेनेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी, अगर हम निखिल आपसे जानना चाहें कि प्रोसीजर क्या है, क्या डेवलपमेंट पूरी हो जाने के बाद, किसी अपार्टमेंट में काम पूरा हो जाने के बाद बिल्डर का जिम्मा वहाँ ख़त्म हो जाता है, या बिल्डर वहाँ कुछ सालों के लिए या कुछ समय के लिए मेंटेनेंस को लीगली अपने पास रख सकता है? एज़ पर लॉ अगर एक बार लोगों को पोजीशन दे दिया, RWA फॉर्म हो गई, तो बिल्डर शुड फाइल अ डीड ऑफ डिक्लेरेशन और अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई करके मेंटेनेंस RWA को हैंड ओवर करके दे लीगली शुड गेट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड एट रामप्रस्था हमारी भी यही फिलॉसफी है। हम बहुत क्लियर हैं कि हमें मेंटेनेंस खुद नहीं करनी है। विल गिव इट टू अ थर्ड एजेंसी एंड देन हैंड इट ओवर टू RWA। पूजा, कभी होता है कि जैसे कि निखिल कह रहे हैं कि वो लोग मेंटेनेंस आगे हैंड ओवर कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं ज़्यादातर। कम ही होता है कि ज़्यादातर बिल्डर ऐसा करें। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह होती है कि बिल्डर चाहते हैं? क्या कॉमन एरिया को लेकर के कोई उनकी मंशा होती है, या कोई और वजह होती है जिसकी वजह से वो उस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं? मैम, काफ़ी सारी वजह होती हैं, जिसमें से एक कॉमन एरिया भी है। बिकॉज कॉमन एरिया करोड़ों की कीमत के कॉमन एरियाज़ होते हैं। स्कूल है, क्लब है। बिल्डर्स के अगर हम ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स देखें तो ज़्यादातर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स में ये कहा जाता है कि क्लब उनको एज ए कम्युनिटी फैसिलिटी छोड़ना होगा। बट हम कई सारे कॉम्प्लेक्सेस देख सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी क्लब हाउस, स्कूल सब बिक चुके हैं। अगर हमें एक क्लब और स्कूल हाउस बेचना है और उसे कमर्शलाइज करना है, सो लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि वो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर दी क्यों गई फैसिलिटीज़। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नॉर्म्स में है कि 2500 की आबादी पे एक नर्सरी स्कूल दिया जाएगा, और 2500 की आबादी वाली सोसाइटीज़ में ही वो स्कूल पास होते हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिल्डर्स मेंटेनेंस चार्ज करते हैं, जो लगभग मेंटेनेंस की कॉस्ट में 60 से 70 लाख रुपए छोटे से छोटा कॉम्प्लेक्स हम मानते हैं जो हर महीने इनकम होती है उस सोसाइटी में ना। अगर बिल्डर्स ये कहते हैं कि वो देना चाहते हैं, तो अगर ऐसा बिल्डर्स का कोई इंटेंट हो तो वो मेंटेनेंस एग्रीमेंट कभी लोगों से साइन ही ना कराएं। जिस दिन वो लोग मकान बेचते हैं, लोगों को साथ ही में मेंटेनेंस एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। आप इस पर जवाब देंगे निखिल? अब रामप्रस्था का बताया तो हमने अभी तक मेंटेनेंस एग्रीमेंट साइन भी नहीं कराया है। और सेकेंडली, मेंटेनेंस एग्रीमेंट इज़ नॉट दी ओनली थिंग जिससे आप डिसाइड करोगे कि मेंटेनेंस आपको हैंड ओवर करनी है कि नहीं करनी है। मेरा मानना है कि जब आप हैंड ओवर चालू करते हैं तो शुरू के 6 महीने साल तक आप थर्ड पार्टी से मेंटेन करवा के, जब एक साइजेबल ऑक्यूपेंसी हो जाए, जब RWA फॉर्म हो जाए, आप इमीडिएटली हैंड ओवर करके बाहर आ जाइए। जी बिल्कुल। तो चलिए, इस पूरी चर्चा में आपने हिस्सा लिया, उसके लिए शुक्रिया। तो ये जो खींचतान चलती रहती है लोगों की जो रहते हैं इन अपार्टमेंट्स में और बिल्डर के बीच में, वो खींचतान अब बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर समझना कि शायद जो लोग उस मकान में रह रहे हैं, उन फ्लैट्स में रह रहे हैं, वो अपनी ज़रूरत सबसे बेहतर तरीके से ही समझ सकते हैं। जी, और जहाँ पर बिल्डर्स आनाकानी करते हैं मेंटेनेंस ट्रांसफ़र करने को लेकर RWAs को, वहाँ के रेजिडेंट्स को अपने हक को पहचानने और उसे हासिल करने की ज़रूरत है।